वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी अजीब सिचुएशंस में डाल देती है जहां पर एक छोटा सा झूठ या एक गलतफहमी एक बेहद खूबसूरत सफर बन जाता है। सोचिए यार, एक गुजरे जमाने के मशहूर सिंगर को अचानक पता चले कि कोई अनजान बहरूपिया उसकी पहचान चुराकर लोगों के बीच में उसके नाम का फायदा उठा रहा है और खुद शोज कर रहा है। तो गुस्से में भरा वो ओरिजिनल सिंगर अपने बेटे को इस नकली आदमी का पर्दाफाश करने और उसे सबक सिखाने के लिए भेजता है। बेटे का मकसद तो बिल्कुल साफ था, उस फर्जी इंसान की सच्चाई सभी के सामने लेकर आना। पर जब वो बेटा उस इंसान से मिलता है तो कहानी में दोस्तों ऐसा माइंड बेंडिंग, ब्लोइंग, हिलेरियस ट्विस्ट आता है जिसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। पर्दाफाश करने के बजाय उन दोनों के बीच कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो दोनों एक अनोखी और हार्ट वार्मिंग जर्नी पर निकल पड़ते हैं। पर आखिर उस नकली इंसान में ऐसा क्या जादू था जिसने पर्दाफाश करने आए बेटे को अपना पार्टनर बना लिया? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जेम्स नाम के बंदे से, जो कई दिनों के बाद अपने पिता डेविड से मिलने आता है। उसके पिता अपने टाइम के बहुत ही बेहद मशहूर सिंगर हुआ करते थे। आज भी वो काफी फेमस है। पिता सिंगर थे तो उन्हीं की तरह जेम्स सिंगर तो नहीं लेकिन सॉन्ग राइटर जरूर बनने की राह पे चल रहा है। उसने कुछ अच्छे गाने भी लिखे हुए हैं लेकिन अभी तक उसको कोई खास सक्सेस नहीं मिली। साथ ही वो गिटारिस्ट भी है दोस्तों, बढ़िया बजाता है। अब आज जेम्स के यहाँ पर आने का अलग मकसद है क्योंकि डेविड ने उसको बुलाया होता है। वो जेम्स से कहता है कि बेटा टीवी देख रहे हो, कोई एडम नाम का बंदा है, उसकी बातें चल रही है। दुनिया के सामने वो एडम खुद को डेविड बता रहा है, यानी कि मुझे बता रहा है कि वो मैं हूँ। थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है मुझसे उसकी और मेरे जैसा गाना भी गा लेता है, इसलिए लोग भी उस बहरूपिया को डेविड समझने लगे हैं। तो अब जेम्स कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये आपकी कोई पुरानी वीडियोस प्ले कर रहे होंगे ना। लेकिन डेविड कहता है कि तुमको बेटा मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ क्या? अरे आज की न्यूज है ये, तुम जाओ और पता लगाओ बहरूपिया कौन है, सबक सिखाना उसको, आखिर वो मेरी कॉपी कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर जेम्स को तो अभी भी यकीन नहीं होता। वो कहता है कि देखो मैं बिजी हूँ डैड, मुझे बहुत सारे काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो डेविड उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कौन सा काम, ना सॉन्ग राइटिंग आती है ना गिटार बजा पाते हो, मेरी मानो तो कुछ नया ट्राई करो वरना मेरी भी इज्जत जो बची कुची है मिट्टी में मिल जाएगी। और ये जो डेविड है ना दोस्तों, ये ऐसा ही बंदा है, मतलब कुछ भी दिल में नहीं रखता, सीधे मुंह पे बोल देता है। दिल का अच्छा लेकिन मुंह पे जो आता है बोल देता है, चाहे दूसरे को बुरा लगे या अच्छा लगे। ऐसे आदमी भी बढ़िया होते हैं वैसे। अब ये सुनकर जाहिर सी बात थी जेम्स को बुरा तो लगना ही था। वो भी अपने पिता से अक्सर नाराज ही रहता है। उसकी माँ उससे कहती कि बेटा तुम्हारे पिता ऐसे ही है, उनकी बातों का बुरा मत मानो। तो इसीलिए अपनी माँ की खातिर जेम्स गुस्सा कम कर देता है और उस एडम की तलाश में निकल पड़ता है ताकि जान सके कि ऐसा कोई इंसान है भी या नहीं। तो इससे पहले जेम्स डॉक्टर से भी मिलता है क्योंकि डेविड का टेस्ट कराया गया था। तो डॉक्टर जेम्स से कहता है कि तुम्हारे पिता की कंडीशन बहुत ही खराब है, अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा है, ऑपरेशन के लिए 3 लाख लगेंगे। तो ये सुनकर जेम्स को फिर टेंशन हो जाती है क्योंकि 3 लाख चाइनीज रुपए काफी ज्यादा होते हैं जो अभी तो उसकी फैमिली के पास है नहीं दोस्तों। जेम्स की माँ उससे फोन करके रिपोर्ट के बारे में पूछती भी है तो वो तो झूठ कह देता है कि नहीं माँ सब ठीक है, नॉर्मल रिपोर्ट आई है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना होगा वरना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। अब जेम्स ने कई जगह पे अपने सॉन्ग्स भेजे होते हैं लेकिन हर जगह से उसको रिजेक्शन मिलता है, किसी को भी मतलब उसका गाना पसंद नहीं आता। अब यहाँ पर अगर उसके सॉन्ग्स बिक जाते तो थोड़े बहुत पैसों का बंदोबस्त हो जाता, लेकिन दोस्तों अभी परेशानी बहुत ही ज्यादा है। मतलब वो समझ नहीं पाता यार कि करूँ क्या, कैसे बंदोबस्त करूँ पैसों का। इसीलिए वो अपना फेवरेट गिटार भी सेल करने पे लग जाता है जिसकी असल कीमत तो बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि वो विंटेज था, लेकिन जल्दी बेचने के चक्कर में उसको बहुत ही कम रुपए मिलते हैं। इसलिए जेम्स उसे नहीं बेचता क्योंकि उसकी बढ़िया रकम नहीं मिल रही थी। इसके बाद वो उन लोगों से मिलता है जो लोग एडम को टीवी पर देख रहे थे। वो कहता है कि जिस डेविड को तुमने टीवी पर दिखाया वो नकली है, वो कोई बहरूपिया है, उसकी कंप्लेंट करने आया हूँ मैं। तो ये सुनकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो लगा था वो असली है, हमने तो ये भी सुना है कि वो हर गाना गाने के समय कम से कम 3,000 रुपए चार्ज करता है, इसीलिए हमें पुलिस को इसके बारे में बताना होगा। लेकिन तब जेम्स सोचता है एक गाने के 3,000, ऐसे ही 1 महीने में अलग अलग जगह परफॉर्म करे तो 3 लाख रुपए आराम से हो जाएंगे। इसीलिए वो बातों को घुमाते हुए कहता है वो क्या है ना, मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, वो डेविड असली है, इसलिए कोई भी कंप्लेंट मत करना। इतना कहकर जेम्स निकल जाता है और तुरंत एडम के शो पे जाता है जहां वो अपना गाना गाने का काम कर रहा होता है। अब उसको देखकर जेम्स भी एक पल के लिए शॉक्ड कि यार ये तो सच में मेरे पिता से काफी हद तक मैच करता है, आवाज में भी, शक्ल में भी, क्या करिश्मा बना दिया भगवान ने। और अब शो के बाद जेम्स एडम को साइड में ले जाकर कहता है कि तुम जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है, जिस इंसान की तुम कॉपी कर रहे हो उसी का बेटा हूँ मैं, तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ। तो ये सुनते ही एडम तुरंत वहाँ से भागने लगता है कि मेरा भांडा फूट गया। लेकिन जेम्स उसको पकड़ के कहता है कि सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे पिता का नाम खराब कर रहे हो, उनकी आइडेंटिटी चुरा रहे हो। एडम कहता है कि ऐसा मत करना यार, मैं आइंदा कभी डेविड बनने की कोशिश नहीं करूंगा, पक्का वादा करता हूँ। पर जेम्स कहता है कि मैंने कब कहा तुम्हें कि ये नहीं करना है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि और ज्यादा शो करो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक काम ध्यान रखो, कमाई का 90% मैं रखूंगा और 10% तुम्हें दूंगा। मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए चाहिए,
उसे पूरा करने के लिए तुम्हें 1 महीने में जितने होंगे उतने शो करने पड़ेंगे, और जितनी जल्दी 3 लाख रुपए पूरे होंगे मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। ये सुनकर एडम कहता है, पागल हो गए हो क्या? अरे मैं इतने सारे शो कैसे करूंगा, मुझसे नहीं होगा ये। तो जेम्स कहता है, ठीक है फिर जेल जाने को तैयार हो जाओ। एडम फंस चुका था, मजबूरी में आकर उसको ये शर्त माननी पड़ जाती है। तो जेम्स अभी के शो से मिले करीब 3000 रुपए भी लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जेम्स एडम के घर आता है ताकि अगले शो पे लेके उसको जा सके, लेकिन वहां पर एडम नहीं होता, वो भागने की प्लानिंग में था। लेकिन दोस्तों जेम्स उसको ढूंढ निकालता है और फिर से धमकाता है कि देखो तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग जाओगे, इतनी आसानी से बच निकल जाओगे? कभी भी नहीं, तुम्हें जो बोला है ना वो करो पहले। तो एडम कहता है कि यार 3 लाख रुपए जमा करना मुश्किल होगा, 1 महीने में कैसे हो सकता है? हर बार 3000 रुपए थोड़ी मिलते हैं, कभी कभी 1000 2000 ऐसे भी काम चलाना पड़ जाता है, उसमें से भी 90% तुम ले लोगे तो मेरा क्या होगा? मेरे तो खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी। तो इस पर जेम्स कहता है, ठीक है इतना रो मत, चल 20% ले लेना, लेकिन 80% मेरा होगा, इतने में मान जा चुपचाप। अब एडम टेंशन में तो था ही कि तभी उसको एक कॉल आती है, जहां सामने से एक होटल की मैनेजर कहती है कि हमें डेविड सर को इनवाइट करना है स्पेशल गेस्ट की तरह, ताकि वो हमारे लिए गाना गाए। इस चीज के लिए हम उनको 30,000 रुपए देंगे। और ये सुनकर एडम और जेम्स हैरान कि सच में 30,000 मिलेंगे। दोनों तुरंत राजी हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं होटल के लिए। लेकिन रास्ते में बार बार एडम भागने की कोशिश करता है दोस्तों, ताकि जेम्स से पीछा छुड़ा सके, लेकिन हर बार जेम्स उसको पकड़ लेता है। अब एडम को तो लग रहा था कि जेम्स उसको लूटना चाह रहा है, लेकिन यार जेम्स तो अपने पिता के इलाज के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहा है ना, ताकि ऑपरेशन जल्दी हो जाए। और ये करने के लिए वो दुनिया के सामने यही कहता है कि एडम ही मेरे पिता हैं, ताकि किसी को शक ना हो। देखा दोस्तों आपने, असली पिता के खातिर जेम्स नकली पिता के साथ इस अनोखी जर्नी पे निकल चुका है। जो जर्नी शुरू हुई थी एडम को सबक सिखाने से, लेकिन खत्म हो रही है उसके पार्टनर बनने पे। अब ये दोनों होटल पहुंच जाते हैं, जहां आराम से एडम अपना शो कंप्लीट करता है। लेकिन तब उसको बताया जाता है कि होटल के डायरेक्टर एडम से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही पुराने दोस्त हैं, इसीलिए वो मिलना चाहते हैं एडम से, यानी डेविड से। तो ये सुनकर जेम्स और एडम दोनों को झटका लगता है कि कहीं डायरेक्टर ने पकड़ लिया झूठ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तभी वहां पे डायरेक्टर आ जाता है। अब जाहिर सी बात थी एडम उसको पहचानता ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पहचानने की एक्टिंग कर रहा होता है। इसके बाद जेम्स एडम को बाथरूम लेके जाता है और चुपके से अपने पिता को कॉल करके कहता है कि आप किसी होटल के डायरेक्टर को जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो आपके और उसके रिलेशन के बारे में कुछ बता दीजिए। और डेविड कहता है, मैं तो किसी भी डायरेक्टर को नहीं जानता, क्योंकि दोस्तों बीमारी की वजह से डेविड की याददाश्त कमजोर हो रही है। अब यहाँ दोनों फंस चुके थे, एडम और जेम्स, कि हमारा तो भांडा फूटने वाला है। लेकिन तभी एडम को डायरेक्टर का असली नाम पता चल जाता है। बस ये सुनने की देरी थी, एडम को सब कुछ पता चल जाता है डायरेक्टर के बारे में, कि पहले वो पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, दोनों की एक शो में मुलाकात हुई थी, और ये सारी चीजें डेविड ने अपनी किताब में लिखा हुआ था। जो अच्छा हुआ एडम ने पढ़ लिया था, क्योंकि जेम्स को तो याद भी नहीं था कि उसके पिता ने किताब लिखी हुई है कोई। अब एडम ने इसीलिए पढ़ा ना, क्योंकि एडम को तो कॉपी करनी थी डेविड की। और जब एडम किताब के हिसाब से डायरेक्टर से बातें करता है तो वो यकीन कर लेता है कि ये उसका दोस्त डेविड ही है, इसलिए ये लोग जमकर पार्टी वगैरह करते हैं। लेकिन अगली सुबह जेम्स को आता है डॉक्टर का फोन कि कब तक पैसे जमा करोगे, ऑपरेशन जल्दी करना है। अब ये सुनते ही जेम्स एडम को लेकर तुरंत ही दूसरे शो के लिए निकल जाता है, ताकि पैसों का जल्दी से बंदोबस्त हो जाए। डेली एक शो या कभी कभी दिन में 3-4 शो करने पड़ रहे होते हैं, पर तब भी एडम को कुछ खास फायदा नहीं होता। इसीलिए एक रात वो चुपचाप से भागने की कोशिश करता है। वो तो बस स्टॉप पे आ चुका था, लेकिन जब जेम्स की आंखें खुलती हैं, वो उसको फोन करता है कि कहाँ हो। तो एडम झूठ कहता है कि मुझे भूख लगी थी, खाना खाने के लिए बाहर आया हूँ। लेकिन पीछे से हो रहे बस के अनाउंसमेंट को जेम्स सुन लेता है और वो भागता भागता बस स्टॉप पे आ जाता है। और किस्मत से उसको एडम नजर भी आ जाता है। बहुत चिल्लाता है वो एडम पे कि क्यों मेरे साथ धोखेबाजी करने पे तुले हुए हो, देखो मैं चाहूँ ना तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ, तो हमारे बीच जो डील हुई है उसे पूरा करो पहले। अगले दिन ये दोनों फिर से अलग अलग शो के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में जिसको जेम्स ने अपना लिखा हुआ सॉन्ग दिया था ना, उसका कॉल आता है और वो इस सॉन्ग को भी कर देता है रिजेक्ट कि तुम तो रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। जेम्स को बहुत ही बुरा लगता है। तो अब एडम उसको कहता है कि तुम उदास मत हो, अपने पिता से मदद मांग लो, वो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिखने में मदद करेंगे तुम्हारी। लेकिन जेम्स कहता है कि यार उनको मुझ पे भरोसा ही नहीं है, वो मुझे यूजलेस समझते हैं, इसलिए मेरी मदद नहीं करेंगे। इतना कहकर ये दोनों और कई सारे शोज को अंजाम देते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक शो के बाद एक महिला एडम से मिलने आती है। वो तो उसको डेविड समझ रही थी और उसका ऑटोग्राफ मांगने के लिए आई थी। उसके पास उसकी और डेविड की पुरानी फोटोज भी होती हैं, जो कि कभी सालों पहले ली गई होगी। एडम पहचानता तो नहीं, लेकिन एक्टिंग कर लेता है पहचानने की। वो उसको ऑटोग्राफ देता और उसको डिनर पे भी इनवाइट करता, जहाँ तो पुरानी बातें शुरू करने पर वो महिला कहती है कि जब आप मुझसे मिले थे ना, वो दिन मेरे लिए बहुत ही यादगार बन गया, क्योंकि आपके साथ उस दिन मुझे गाने का मौका मिलने वाला था, लेकिन जब आपने प्रैक्टिस के दौरान मेरी आवाज सुनी तो सीधे मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि मैं गाना नहीं गा पाऊंगी, इसीलिए करियर चेंज कर लेना चाहिए।
ये आपने कहा था और वो बात मेरे दिल पे जोरदार असर कर गई। मैंने बहुत ही सोचा और जब मैं आपकी बात को याद करती हूँ ना तो एहसास होता है कि आप बिल्कुल सही थे। सिंगर बनने के चक्कर में मेरा सब बर्बाद हो जाता, लेकिन आपके कहने के बाद मैंने दूसरा करियर चुना, मेकअप आर्टिस्ट का, जिसमें अभी मुझे बहुत ही अच्छी तरक्की मिली है। जो भी आपके मन में होता है वो आप एकदम सामने और सीधे बोल देते हैं। बस यही चीज आपकी मुझे सबसे बेस्ट लगती है। ये सुनकर जेम्स भी सोचने लग जाता है कि क्या शायद मेरे पिता सही कह रहे हैं, मुझे सॉन्ग राइटिंग छोड़ देनी चाहिए और कोई दूसरा करियर ढूंढना चाहिए। इस तरह उस महिला की बात जेम्स को थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देती है। इसके बाद ये दोनों फिर से यानी कि जेम्स और एडम दूसरे शो पे जाते हैं, जहां एडम को कोई सैड सॉन्ग गाना था, लेकिन सामने सभी जेनजी बच्चे मौजूद थे जो कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। ये देखकर एडम को अच्छा नहीं लगता कि यार ऐसे तो मेरे गानों पर कोई गौर करेगा ही नहीं। और जब वो उदास होता है तभी वहाँ पे आता है जेम्स। गिटार बजाने में तो वो एक्सपर्ट है, तो एकदम रॉक बैंड वाला वो गिटार बजाता है। साथ ही एडम भी अपना सॉन्ग चेंज करके कोई तड़कता भड़कता गा लेता है और अब इससे बिल्कुल वहाँ तहलका मच जाता है। सारे जेंजी बच्चे खुशी से नाच उठते हैं। मजा आ जाता है उन सभी को ये देखकर और ये शो हो जाता है सुपरहिट। आज पहली बार जेम्स को लगा था कि शायद सॉन्ग राइटिंग उसके लिए बनी ही नहीं है, लेकिन गिटार बजाने का जो उसके अंदर टैलेंट है उसी को शायद उसे आगे बढ़ाना चाहिए। पहली बार पिता की बात उसको सही लग रही होती है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना ये सॉन्ग राइटिंग तुम्हारे बस का नहीं है, तो सही कहा था, क्योंकि उसका टैलेंट तो शायद गिटार बजाने का है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों जेम्स और एडम दोनों खाना खाने रेस्टोरेंट आते हैं, ढेर सारी शराब पीते हैं और मस्त एंजॉय करते हैं। तब जेम्स एडम से कहता है कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है क्या? ये सुनकर एडम जवाब देता है कि था एक परिवार जो खत्म हो चुका है। हमारा एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसे मेरा बेटा, पत्नी और मैं चलाते थे, लेकिन एक रात शराब पीकर कुछ बदमाश आए, उन्होंने पैसे मांगे और तोड़फोड़ करने लगे। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, ताकि झगड़े और ना बढ़ जाए। इसीलिए उन लोगों ने मेरी पत्नी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। और तब जब मेरे बेटे ने अपनी माँ को ऐसे देखा, उसका गुस्सा नहीं थमा, था तो जवान गरम खून वाला, उसने सीधे हथियार से उन बदमाशों की हत्या कर दी। पुलिस आई और हत्या के आरोप में उसको जेल लेकर चली गई। बेचारी मेरी पत्नी बेटे की हालत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ दिनों के बाद मर गई। हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। जेल जाने के बाद मैंने 63 बार अपने बेटे से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं डरपोक हूँ। अगर उस दिन मैंने हिम्मत दिखाई होती, उन बदमाशों के सामने लड़ने आया होता, तो वो नौबत नहीं होती। इसीलिए मेरा बेटा मुझसे नाराज रहता है और अब तो मुझे भी लगता है कि मैं कमजोर डरपोक हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। इसीलिए आज भी वो बात याद करके खुद को कोसता हूँ। ये सुनकर जेम्स को बहुत ही बुरा लगता है कि बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है और वो उससे नशे में कहता है कि वो नहीं तो क्या हुआ, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ ना, मैं रहूंगा आपके साथ, पापा भी तो कहता हूँ आपको। एडम का दिल भर आ जाता है जेम्स की बातें सुनकर। नकली सिंगर बनने की कहानी अब इस मोड़ पे आ चुकी थी कि अब दोनों एक दूसरे के लिए सच्चा वाला एहसास महसूस कर रहे थे, जैसे एक पिता और बेटे के बीच होता है। जेम्स अब एडम को बुरा भला कहना और गलत तरीके से ट्रीट करना बंद कर देता है। उसको उसकी कमाई का 50% भी देने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि उसको वो जेल भी लेके जाता है ताकि इस बार उसका बेटा उससे मिल सके। लेकिन इस बार भी वो मिलने नहीं आता। एडम का फिर दिल टूट जाता है, लेकिन जेम्स कहता है कि फिक्र मत करो, वो जरूर एक दिन बाहर आएगा और आपसे जी भर के मिलेगा। अगले सीन में जेम्स और एडम दोनों एक क्लब जाते हैं। यहाँ भी उन्हें एक शो परफॉर्म करना था, लेकिन वहाँ पर आने के बाद एक बंदा एडम से कहता है कि सर माफ करना, हमने ये शो कैंसिल कर दिया है। बेचारा जेम्स भड़क जाता है, कहता है कि ऐसे कैसे कर सकते हो, अरे हम इतनी दूर से आए हैं, उसका किराया कौन देगा? तो वो बंदा अपने मैनेजर से बात करने जाता है, लेकिन ये मैनेजर दोस्तों उल्टी खोपड़ी का इंसान था। वो उल्टा कहता है कि पुराने जमाने के गाने सुनता भी कौन है, भगा दो उस डेविड को। पर उसकी ये बातें एडम सुन लेता है और कहता है कि अगर पुराने गाने पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेइज्जती करो, ये नहीं करना चाहिए आपको। पर मैनेजर तो अभी भी गुस्से में दिखता है। अब देख तो वो गुस्से में एडम को रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तो डेविड की छवि है ना, जिस चीज को जेम्स बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए जेम्स जो एक लड़की स्टेज पे गाना गा रही थी उसके बैक स्टेज पे जाता है और म्यूजिक प्लेयर से यूएसबी बाहर निकाल देता है, जिससे म्यूजिक हो जाता है बंद। सभी को पता चल जाता है कि ये लड़की सिर्फ लिप सिंग कर रही थी, क्योंकि क्लब वाले असली सिंगर को नहीं बुलाते, सिर्फ लिप सिंग करवाते हैं। और मैनेजर को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत पुलिस को कंप्लेन कर देता है कि दो लोग क्लब में आकर तमाशा कर रहे हैं। तो जेम्स और एडम दोनों वहां से भागते हैं दोस्तों। पुलिस उनके पीछे पड़ी होती है, लेकिन ये फरार हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपना मस्त एंजॉय करके पहुंच जाते हैं। वहां गर्म पानी से नहाते हैं ताकि आराम मिल सके। और एडम जब तक नहा रहा होता है तब तक पुलिस वाले भी दोस्तों पहुंच जाते हैं। तो जेम्स तो जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाता है और एडम को भी आने को कहता है, लेकिन वो आ पाता इससे पहले पुलिस वहां पहुंच जाती है। और जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठने के चक्कर में एडम का कपड़ा गाड़ी में फंस जाता है। अब जेम्स तो निकल चुका था, लेकिन बेचारा एडम नंगा रह जाता है और जेम्स थोड़ी दूर जा चुका था और ऐसे ही कपड़ों में एडम को पैदल भागना पड़ता है। बहुत नाराज था वो जेम्स से कि अच्छा नहीं किया मेरे साथ, छोड़ूंगा नहीं इसको। पुलिस से पीछा छुड़ाने के बाद जेम्स एडम को कॉल भी करता है, तो एडम कचरे के डब्बे से बाहर निकलता है, क्योंकि इज्जत बचाने के लिए वो वहीं पे छुप गया था। और एडम सारा गुस्सा जेम्स पे उतार देता है,
लेकिन जेम्स कहता है कि यार माफ कर दो, सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पिता को ब्रेन कैंसर है, कभी भी उनकी जान जा सकती है, 3 लाख रुपए चाहिए ऑपरेशन के लिए, बस इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे था ताकि पैसे कमा पाऊं तुम्हारी वजह से, मुझे मेरे फायदे के लिए 1 रुपया भी नहीं चाहिए था, मुझे तो अपने पिता के लिए रुपए चाहिए, इसी वजह से मैंने तुम्हें परेशान किया, हो सके तो माफ कर देना। अब ये सुनकर एडम को लगता है कि जेम्स झूठ कह रहा है, इसीलिए वो उसको डांटने लग जाता है। इससे जेम्स तो भड़क जाता है कि क्या बदतमीजी है। वो कह देता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो समझे जो मुझे डांट रहे हो, इसलिए बंद करो ये करना। दोनों गाड़ी में लड़ाई करने लग जाते हैं। एडम तो था नंगा, तो वहीं से गुजर रहे पुलिस वाले की उस पे नजर पड़ जाती है और वो कुछ और ही समझ लेते हैं कि इनके बीच कुछ और चल रहा है। फिर वो दोनों को पुलिस स्टेशन लाकर समझाता है कि देखो इस एज में ये सब करना ठीक नहीं है। लेकिन एडम कहता है कि बेवकूफ कहीं के, तुझे मैं वो सब करने वाला लगता हूँ क्या? अरे हम लड़ाई कर रहे थे। लेकिन पुलिस वालों को भरोसा नहीं होता, पर फिर भी वो दोनों को समझाकर भेज देते हैं कि ये चीजें मत करना। और एडम को बहुत ही बुरा लगता है कि क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। वो जेम्स से कह देता है कि अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बस खत्म। तुम्हारे पिता का नाम लेकर कोई भी शो नहीं करूंगा आपसे, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो, परेशान हो गया हूं मैं तुमसे। इतना कहकर वो चला जाता है और जेम्स भी अफसोस कर रहा होता है कि अब क्या होगा, कहाँ से आएंगे पैसे। तभी डेविड उसको कॉल करता है, क्योंकि जब जेंसी के सामने एडम गाना गाया था और जेम्स गिटार बजा रहा था, वो फोटो न्यूज़पेपर में छप गई थी, जिसको डेविड ने देख लिया था। और इसी वजह से वो जेम्स को कॉल करके बहुत ही चिल्लाता है कि क्या करने गए थे तुम वहाँ पे और क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था उस आदमी का झूठ सबके सामने लेकर आओ, तुम तो उसी के साथ सेट हो गए। शर्म आती भी है कि नहीं आती? और कितनी बेइज्जती करवाओगे मेरी? ये सुनकर अगेन दोस्तों जेम्स का दिल टूट जाता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी ये सुनना पड़ रहा है। और वो इमोशनल होकर सारा सच बता देता है कि आपको ब्रेन कैंसर है और उसी के इलाज की खातिर पैसे जमा करने के लिए एडम का साथ दिया मैंने। आपको नहीं पसंद ना कि मैं सॉन्ग राइटिंग करूं, गिटार बजाऊं, इसीलिए मैंने अपना गिटार भी बेच दिया। लेकिन अगर ये करने के बाद भी मैंने आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाई है ना, तो मैं सच में किसी काम का बेटा नहीं हूँ। अब ये सुनकर डेविड को झटका सा लगता है। उसको तो नहीं पता था कि उसको ब्रेन कैंसर है और आज सच्चाई जानकर उसका दिल भी टूट जाता है। हमेशा वो जेम्स को डांट लगाता था, लेकिन आज उसको पता चला कि जेम्स उसकी कितनी फिक्र कर रहा है और फिर भी उसने अपने बेटे को इतना भला बुरा कह दिया। जेम्स अपने आंसू रोक नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसको किसी चीज से मतलब नहीं था सिवाय अपने पिता की सेहत के। वो वापस जाता है एडम के पास, उससे भी माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, मुझे सच में अपने पिता के इलाज के लिए पैसे चाहिए, बस ये पूरे हो जाए फिर मैं तुम्हें कभी भी जिंदगी में परेशान नहीं करूंगा। अब ये सुनकर एडम को यकीन हो जाता है। उसे अपने बेटे की याद आती है, क्योंकि उस दिन लड़ाई के वक्त जब उसका बेटा उम्मीद कर रहा था ना कि मेरा पापा एडम लड़ेगा इन लोगों से, तब तो एडम लड़ा नहीं, लेकिन उस चीज का उसको जो भी गिल्ट है वो आज पूरा करना चाहता है दोस्तों, जेम्स की मदद करके। और जेम्स के अंदर कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को देख पाता है, झूठ में ही सही, लेकिन जब कभी भी जेम्स उसको अपना पिता कहता है ना, तो एडम को भी जेम्स को देखकर अपने बेटे की याद आ जाती है। इसीलिए वो वापस से शो करने को तैयार हो जाता है। और अब अगले शो की बारी आती है, जो कि लाइव होने वाला था टीवी पर, और ये लास्ट शो होगा। अगर सफल हो गए तो 3 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। शो जैसे ही शुरू होता है, उस क्लब का मैनेजर अपने सारे गार्ड्स को लेकर पहुंच जाता है ताकि ये शो खराब कर सके। और जेम्स उन सभी से भिड़ जाता है दोस्तों, कैसे भी करके वो ये शो खराब नहीं करना चाहता था और उसकी मेहनत रंग लाती है। शो बहुत ही अच्छे से पूरा होता है और शो के बाद एडम सारे लोगों के सामने लाइव ही कहता है कि मेरा नाम एडम है, मैं डेविड नहीं हूँ। शुरू में मैंने ये सिर्फ नाटक किया था अपना फायदा और खर्चा निकालने के लिए, लेकिन अब मुझे एक मकसद मिला है शो करने का, जिसके खातिर मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मकसद था एक बेटे का अपने पिता के लिए किसी भी हद से गुजर जाने की हिम्मत का। अगर मैं उस बेटे के लिए ये शो नहीं करता तो शायद मैं कभी भी अपने बेटे से शक्ल नहीं मिला पाता, जो कि अभी जेल में मौजूद है। जिस बेटे की मैं बात कर रहा हूँ वो है ये जेम्स, और ये जेम्स ही डेविड का असली बेटा है। उसके दिल में जो अपने पिता के लिए प्यार है वो बहुत ही ज्यादा है। भले दुनिया उसको कुछ भी कहे, लेकिन उसे अपने पिता और उनकी खुशी चाहिए। आज जो मैं अपने बेटे के लिए नहीं कर पाया वो मैंने जेम्स के लिए किया। जेम्स को भी मैं अपने बेटे की तरह देखता हूँ। जानता हूँ ये आइडेंटिटी चुरा कर मैंने गलत किया और इसे अब से मैं खत्म करने वाला हूँ, लेकिन इस बार जो ये काम मैंने किया इस पर मुझे गर्व है कि किसी के काम तो मैं आया, कोई तो है जिसको मैं काबिल लगता हूँ। दोस्तों जेल से ये वीडियो एडम का बेटा भी देखता है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो हमेशा अपने पिता को गलत समझता था और अब वो अपने पिता से मिलने की चाह रखता है। ये सारी बातें सुनकर जेम्स भी इमोशनल हो जाता है। डेविड भी टीवी पर लाइव देखता है और एडम की बातों से उसे अपने बेटे का प्यार नजर आ जाता है। वो भी गर्व महसूस करता है जेम्स पर कि मैं हमेशा उसको नालायक कहता था, लेकिन वो तो इतना बढ़िया बेटा निकला। तो देखा दोस्तों आपने, एक नकली पिता ने असली बाप बेटे के रिश्ते को और कितना ज्यादा मजबूत कर दिया, सारी दूरियां मिटा दी। बताओ। शो के बाद क्लब के मामले में पुलिस जेम्स को रिहा कर देती है वार्निंग देकर,
क्योंकि पहले मैनेजर ने बदतमीजी की थी, इसलिए जेम्स ने वो कदम उठाया। इसके बाद जेम्स और एडम डेविड से मिलने आते हैं और डेविड ने कोई केस नहीं किया था एडम पर उसकी आइडेंटिटी चुराने के लिए। वो कहता है तुम गाना बहुत अच्छे गाते हो, इसको बंद मत करना, पर अपने नाम से पहचान बनाओ, बहुत आगे जाओगे। एडम हो जाता है बड़ा खुश। तो डेविड जेम्स से कहता है कि माफ करना मुझे, जो मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा बेटा, लेकिन अब से मैं कभी तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। सॉन्ग राइटिंग हो या कुछ और, जो करना है कर लो। तो जेम्स कहता नहीं पिताजी, बल्कि मुझे तो आपका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि सॉन्ग राइटिंग करना मुझसे नहीं हो रहा, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आपने बिल्कुल सही कहा था, सॉन्ग राइटिंग मेरे बस की बात नहीं है। तो डेविड कहता है फिर गिटार बजाना बंद मत करना, बहुत ही अच्छा बजा लेते हो। ये सुनकर जेम्स को खुशी होती है। एडम और डेविड दोनों मिलकर अब एक शो करते हैं जिसमें दोनों गाना गाते हैं और जिसमें जेम्स गिटार बजाता है। सुपर हिट जाता है ये शो। तीनों की जिंदगी बिल्कुल सही लाइन पे आ जाती है। एडम के बेटे के केस पर वापस से सुनवाई होती है, क्योंकि अब उसके केस को सेल्फ डिफेंस कंसिडर किया जा रहा था, मतलब वो जल्दी आजाद हो जाएगा। अब आखिरी में बचा हुआ था ऑपरेशन करना, जो भगवान की दया से बिल्कुल सही तरीके से हो जाता है। देख लिया दोस्तों आपने, कभी कभी असल रिश्तों की दूरियां मिटाने, उनका मतलब समझाने के लिए नकली रिश्ते बन जाते हैं, जो हमें सच्चाई से रूबरू कराते हैं और सारी दूरियां मिटा देते हैं ना। बढ़िया थी ना मूवी? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।